नए कानून के खिलाफ लामबंद हुआ ट्रांसपोर्ट तबका। ऑयल एंड एलपीजी टैंकर यूनियन ने किया चक्का जाम। कानून लागू होने पर देश भर में आंदोलन की चेतावनी। जिंदगी खतरे में डालकर नदी पार कर रहे लोग। पिछले 15 सालों से लटका नदी पर पुल का निर्माण। बेरल गांव के लोगों की व्यथा नहीं समझ पाया प्रशासन। नववर्ष पर धार्मिक स्थलों में उमड़ी श्रद्धा। लोगों ने शीश नवाकर मांगी समृद्धि की मन्नतें। उपराज्यपाल ने तिरुपति बालाजी मंदिर में नवाया शीश। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास खबरों की, लेकिन सबसे पहले ट्रांसपोर्टरों की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टरों के लिए इस साल अप्रैल महीने में लागू किए जा रहे एक नए कानून पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स भी इस कानून को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जम्मू में आज ऑयल एंड एलपीजी टैंकर यूनियन ने एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस कानून को वजूद में लाया जाता है तो देश भर के ट्रांसपोर्टर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ अनिल यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अनिल से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। अनिल, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर के बारे में आप हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं कि जो कानून लाया जा रहा है उससे ट्रांसपोर्टर्स को किस तरीके से नुकसान होगा और उनकी मांगे क्या कुछ है, कि क्यों ये जो आज एक दिन का आंदोलन है ये किया जा रहा है। देखिए, इसमें ये साफ है कि पल्लवी, नुकसान तो हम कह नहीं सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो उन्होंने जब ये विधेयक लाया जिसमें क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो उस लॉ के अनुसार अगर हमने देखे तो जो तब्दीली लाई गई है ट्रांसपोर्टर उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि ये हमारे लिए और तमाम जो ट्रांसपोर्टर वर्ग है तभी, चाहे वो मिनी टैक्सी वाले हैं या मिनी बसेस वाले हैं, मेट्रोर वाले हैं, इनके लिए तमाम ये जो कानून लाया गया है जिसमें ये प्रावधान रखा गया है। हालांकि ये प्रावधान पहले 2 साल का था। अगर हिट एंड रन केस होता है तो 2 साल का जो है वो सुनाई जाती थी, मगर अब इसकी अवधि जो है वो वृद्धि कर दी गई है, जिसको लेकर जो है ये तमाम ट्रांसपोर्टर जो है आज जम्मू में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये साफ जाहिर करते हैं कि अगर आने वाले समय में सरकार ने इसमें तब्दीली नहीं लाई तो एक बड़ा जन आंदोलन जो है पूरे देश में ट्रांसपोर्टर की तरफ जी। हालांकि टैंकर यूनियन की तरफ से आज जो है ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो आज जम्मू के ररवाल इलाके में किया जा रहा है, मगर ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर ये किया जा रहा है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो नववर्ष है, नववर्ष जहां पर पूरे देश इस समय जो है नववर्ष की धूम मना रहा है और वहीं पर टैंकर यूनियन जो है वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट पर बैठ चुका है और उनका यह साफ कहना है कि जब तक सरकार ने इन मांगों को नहीं सुना तो आने वाले समय में ये आंदोलन जो है इसकी गति और पूरे देश के अंदर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनिल, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ऑयल एंड एलपीजी टैंकर यूनियन जो है वो आज एक दिन की स्ट्राइक पर है, तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है? क्या पेट्रोल पंप्स पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी खासा कोई इम्पैक्ट एक दिन से जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो अमूमन पड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि जो इससे पहले फिलिंग होती है वो अमूमन हो चुकी है। तो इस कारण जो है खासा असर जो है किसी भी चाहे वो पेट्रोल पंप की बात करते हैं या फिर राशन डीलर की बात करते हैं या फिर अन्य जो ट्रांसपोर्टर जो अपना सामान लेकर जो जिस भी कार्यालय में जाते हैं तो वहां पर ऐसी जो मुश्किलें हैं वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि अब ये देखना होगा कि सरकार इस स्ट्राइक को किस तरह से देखती है, क्या इसमें तब्दीली लाती है, ये पूरी निगाहें रहेंगी। मगर इसका यह साफ है कि दिल्ली के अंदर जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स के यूनियन टैंकर यूनियन के प्रधान है उनके भी साथ जो है वो संपर्क साधा गया है और उनसे बातचीत की है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द जो है गृह मंत्रालय से मुलाकात की जाएगी और इस पर जो है उन्हें संक्षेप में जो है इस विषय पर चर्चा की जाएगी।
क्या उसके बाद, हालांकि ये 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी, वर्ष 2000 1 अप्रैल की बात करते हैं तो ये कानून जो है लागू हो जाएंगे, मगर उसी बीच ये कानून जिस समय ये जो पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब इसे लाया गया, तो तब से ही इसको लेकर अब टेंडर यूनियन हो या फिर अन्य ट्रांसपोर्ट वर्ग हो, तो वो कहीं ना कहीं जी। इस कानून से निराश नजर आए हैं। अब ये देखना होगा कि जो सरकार और पार्लियामेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, अब इस कानून में क्या अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर पूरी निगाहें रखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज ऑयल एंड एलपीजी टैंकर यूनियन की एक दिन की जो हड़ताल है वो है, और उसके बाद उनका यही कहना है कि अगर सरकार ने इस कानून को लागू किया तो उसके बाद से जितने भी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे, और इस कानून को जो बदलाव किया जा रहा है वो हिट एंड रन केस में किया जा रहा है, जहां पर पहले 2 साल की जो अवधि थी वो इसमें जो एक्यूज होता था उसके उस पर होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10 साल का कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो टैंकर्स एसोसिएशन है आज स्ट्राइक पर गई है। तो चलिए अब कठुआ की तरफ चलते हैं। कठुआ के उपजिला बिलावर के एक छोटे से गांव बेरल में लोग अब भी जिंदगी को खतरे में डालकर एक नदी को पार कर रहे हैं। नदी पर पुल के निर्माण के लिए 15 साल पहले सिर्फ पिल्लर खड़े कर दिए गए थे, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस नदी के को पार करने का रास्ता बहुत ही ज्यादा जोखिमपूर्ण है, और लेकिन इसके बावजूद प्रशासन लोगों को इस व्यथा को नहीं समझ पाया है। इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव जुड़ेंगे। आप पहले उससे तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां पर ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ इन लोगों को और जो बच्चे भी हैं उन्हें भी इस नदी को पार कर कर जाना पड़ता है। और सिर्फ बात इतनी सी है कि पुल का निर्माण नहीं हुआ, और पुल का जो निर्माण नहीं हुआ उसका कार्य शुरू हुआ था, खंभे बनाए गए उसको लेकर, लेकिन फिर उसके बाद उसे आगे क्यों बढ़ाया नहीं गया, और ये जो टेंडर दिया गया किसको दिया गया। और जिस तरीके से तस्वीरें हैं ये भी लाजमी है कि बरसात के समय में कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों को इस नदी को पार करना। हमारे साथ रंजीव यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानेंगे पूरी जानकारी। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो पुल के निर्माण के लिए जो खंबे थे वो लगा दिए गए थे, बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद पुल का निर्माण नहीं हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो बेरल गांव है ये 2 नदियों के बीच में पड़ता है गांव है। जी ये बिलावर इलाके का गांव है, जहाँ एक साइड इसके एक तरफ उज्ज दरिया पड़ता है, दूसरी तरफ गिनी नाला पड़ता है। तो लोगों को मजबूरन नदी पार करके ही जाना पड़ रहा है पिछले कई सालों से। और पिछले 15 साल 25 साल पहले इस पर पुल बनाने के लिए पिलर तो बनाए गए, लेकिन जी। उसके बाद आगे काम क्यों नहीं बढ़ पाया, इसका जवाब देने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी सामने नहीं आ रहा। कई बार हमने पूछा, जिला प्रशासन से लेकर बिलावर के उपमंडल का जितना भी प्रशासन, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और लोगों में भी खासा गुस्सा है, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में भी लोग अपने जूते उतार कर और दरिया के बीचों बीच से जाने को मजबूर हैं, क्योंकि जी पानी रहता है उस इलाके में, दरियाओं में, क्योंकि दरिया है उसमें 12 महीने पानी रहता है, तो काफी मुश्किल होती है। खासकर बरसात के दिनों की बात करूं पल्लवी, मैं तो वहां पर बरसात के दिनों में लोग कई कई दिनों तक वहां ही अंदर ही अपने गांव में ही सिमटे रहते हैं। कई कई दिनों तक उनका संपर्क टूटा रहता है, जिसके कारण कई बार यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, हर जगह किया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई उनको आश्वासन सिर्फ दिए हैं मात्र, और पुल के नाम पर एक पिलर बना दिए गए हैं, पर उसके आगे काम नहीं चला, जिसके चलते लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर वह लोग यहाँ उनको सुविधाएं नहीं दे सकते तो कम से कम इस गांव को ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, तब भी उनके लिए ठीक रहता, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसके चलते यहाँ पे लोगों का स्तर जो है, जीवन का स्तर जो है वो काफी निचले स्तर का हो चुका है। लोगों का कहना है कि बच्चे जितने भी है वह उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए डाल गए हैं, और वो घर नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए नदी पार करना पड़ती है।
बिल्कुल, वहीं पर आपसे रंजीव जानना चाहेंगे कि जैसे अभी सर्दियों का समय है और फिर भी ये जो लोग हैं इन्हें ये नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन जब बरसात का मौका होता है और हर नदी पर जो बाढ़ है वो हुई होती है, तो उस समय इन गांव वालों को काफी परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो उस समय किस तरीके से ये लोग जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं? अब बिल्कुल ये गांव में ही रहते हैं और जितना इनके पास वहाँ जो उनके खेत हैं, जो अन्न होगा इनके घरों में, वही पका कर खाते हैं, क्योंकि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन ये लोग ये नदी पार नहीं कर सकते, जिसके चलते यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। और ज्यादातर लोगों का कहना है कि वह लोग बरसात के दिनों में गांव छोड़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जाएं भी कहाँ, क्योंकि किसके उनका अपने घर तो वहीं उसी गांव में है, क्योंकि बिल्कुल। दोनों नदियों के बीच में है। और उसके बाहर वो इतनी देर रह नहीं सकते, लेकिन मजबूरी के हालत में उनका अपना जीवन बसर हो रहा है। लेकिन प्रशासन से कई बार उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी इस परेशानी, क्योंकि एक ही गांव है जो बीच में पड़ता है, जिसके कारण सरकार भी इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहती। लेकिन फिर लोगों का कहना है कि उनके लिए तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं जी। है, विकास उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है विकास के, तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पर इस खबर के प्रसारित होने के बाद हम उम्मीद लगाएंगे कि प्रशासन इन लोगों की गुहार सुने। और तस्वीरें जैसे देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और इस सर्दी के मौसम में भी लोगों को ये नदी पार कर कर जानी पड़ती है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करें पशु तस्करों को लेकर। पशु तस्करों के खिलाफ छेड़ी हुई मुहिम में सांबा पुलिस को एक बार फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नामी गिरामी पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 मवेशियों को मुक्त कराने के साथ साथ 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। वहीं पर सांबा पुलिस पिछले 11 महीनों में 108 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले दर्ज कर चुकी है। और इस पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखें इन तस्करों की, जो कि मवेशियों की तस्करी करते आ रहे थे। और इस बीच पिछले कुछ महीनों से जो सांबा पुलिस है वो काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रही है और बहुत से ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है, बहुत से ऐसे पशु हैं जिन्हें बचाया गया है। और ये जो तस्करी की घटनाएं हैं ये आए दिन सांबा या फिर कठुआ, 2 ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय है और ये जो तस्कर हैं इन 2 जिलों में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से जो मवेशी हैं उन्हें भी छुड़वाया गया है। इस बीच अभी तक काफी ज्यादा इस पर काम किया जा रहा है, बोमाइन स्मगलिंग पर जो सांबा पुलिस है वो कार्य करती आ रही है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी सर्दियों ने दस्तक दी है तो सर्दियों में जो है पशु तस्करी के मामले जो वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, पशु तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और ये धुंध कोहरे का भी फायदा उठाने के फिराक में रहते हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि सांबा पुलिस ने जो है 3 नटोरियस जो पशु तस्कर है उनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो है वो तस्करों को माफ कीजिए जो पशु है उनको बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंचाया। ये 2 अलग-अलग मामले जो है ये सामने है, एक पुलिस स्टेशन सांबा जुडिक्शन का और एक पुलिस स्टेशन गगवाल जुडिक्शन का। गगवाल का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये हमारा जिला सांबा का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर अक्सर आपने देखा कि कई बड़े प्रयास जो है यहाँ पर विफल किए हैं सांबा पुलिस ने और तस्करों की भी एक बड़ी तादाद, एक बड़ा नंबर जो अभी तक सामने आ चुका है, जिसमें बता दें आपको कि 108 से भी ज्यादा जो नोटोरियस पशु तस्कर है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी रहती है वो हमेशा ही अलग तरह की रहती है। जब इनको पता है कि हाईवे पर नाका पॉइंट जो वो अलर्ट पर रहते हैं तो ये जो है बॉर्डर रूट्स को इख्तियार करते हैं या फिर अन्य जो अदर रूट्स रहते हैं, खासतौर पर नदियों की बात करें या दरियाओं की बात करें तो ये वहां से होते हुए ये कश्मीर घाटी पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर ये भी है कि इसमें जो बड़ी गाड़ियां लोड होकर देश के अन्य हिस्सों से आती हैं ये इनके ठिकानों तक जाती हैं, फिर वहां से छोटी गाड़ियों में पशुओं को लोड किया जाता है। तो अलग अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी है, उसके ऊपर भी पुलिस इस समय लगातार काम कर रही है और एक अलग तरह की रणनीति बनाकर इस समय पुलिस काम कर रही है, जिसके तहत ये तमाम जो तस्कर हैं अब ये पुलिस की रडार पर आकर पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लगातार आप देख रहे हैं इसमें समुदाय विशेष से जो ताल्लुक रखने वाले शरारती तत्व हैं वो इसमें जो है ये इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं, जिसमें बता दें आपको कि मंजूर अली इसको गिरफ्तार किया गया है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है, गफूर दीन ये जिला सांबा से ताल्लुक रखता है और इसी के साथ साथ साइम मोहम्मद है ये भी सांबा जिला से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर लगातार शिकंजा जो पुलिस ने कसना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये आए दिन मामले सामने आते हैं तो इसको लेकर कोई कड़ा प्रावधान लाने की जरूरत है। हमने अक्सर इसको लेकर डिस्कस किया है। बिल्कुल। इसमें अगर बात करें
अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंदर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बात करें, तो कानून में संशोधन या प्रावधान लाने की काफी जरूरत है, ताकि हम जो ये अपडेट्स आपके तक पहुंचा रहे हैं, आए दिन ये अपडेट सामने आती है, तो इससे भी निजात मिले। और खासतौर पर एक कड़ा अगर कानून होगा तो यहाँ तस्करी जो पूरी तरह से बंद हो सकती है, बैन हो सकती है, जिसमें दो ही चीजें करने की बड़ी जरूरत है, जिसमें जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां का रिलीज ना हो, और जो तस्कर पकड़े जाते हैं अगर वो तस्कर जो है वो उनकी जमानत ना हो। ये दो चीजें हैं, अगर होती हैं तो इसमें काफी हद तक जो लगाम है ये पशु तस्करी पर लगेगी, और इस तरह के मामले जो वो ना देखने को मिले, इसी तरह की कोशिश जो वो पुलिस की तरफ से और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 11 महीनों में 108 ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही ऐसी होती है? क्योंकि जैसे अभी सर्दियों का समय है, काफी ज्यादा तस्करी के मामले सामने आएंगे, तो उस बीच अगर पहले से ही एक्शन लेना शुरू किया जाए तो रोक लगाई जा सकती है इस समय। देखिए, मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि देश के किन हिस्सों से ये गाड़ियां आती हैं, इसको लेकर अभी तक कोई भी ऐसा डाटा सामने नहीं आया है। इसी के साथ साथ लखनपुर प्रवेश द्वार में आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की गहनता से जांच अगर होती है, वहां पर पिछले दिनों में स्कैनर्स लगाने की बात की गई थी, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि जो तस्करी होती है वो चाहे पशुओं की है या अदर चीजों की तस्करी है, वो एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सप्लाईज की जो गाड़ियां उसमें की जाती है। ये दर्शाया जाता है कि इसमें एसेंशियल सप्लाई जा रही है। कई बार नाके वाले जो है वो भी कई बार लाइटली ले लेते हैं और गाड़ियां आगे निकल जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर काम करने की जरूरत है। और खासतौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाहरी राज्यों में कहां पर इस समय इसको लेकर इलीगल काम किए जा रहे हैं, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। लखनपुर प्रवेश द्वार में कड़ी सुरक्षा जो वो व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि गाड़ियां आगे ना बढ़े। और इसमें जो समुदाय विशेष के शरारती तत्व हैं, इनके ठिकानों तक भी पुलिस जो वो लगातार रेड करती है, पुलिस को इसमें सफलताएं भी हासिल होती हैं। लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसमें कानून में संशोधन या प्रावधान नहीं लाया जा सकता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया, और ये जो 3 तस्कर हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर जिस तरीके से पिछले 11 महीनों में 108 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, अब बस एक कदम और जरूरी है जहां पर ये जो स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, ताकि ये जो बोवाइन स्मगलिंग के मामले सामने आते हैं इन पर कुछ हद तक रोक लग सके। नववर्ष 2024 के पहले दिन आज जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। मंदिरों व गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का काफी रुख देखने को मिला, और जहां पर उन्होंने सुबह से ही पहली किरण फूटने के साथ ही शीश नवाकर अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर, आप शंभू पीरखोह मंदिर और वहीं पर टाली साहिब गुरुद्वारा और साथ ही साथ अन्य गुरुद्वारों में रौनक उमड़ी रही। देखिए, अंग्रेजी नववर्ष के इस अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। एक मान्यता है माँ बाबे वाले की प्रति कि हम जो भी यहाँ से श्रद्धा और विश्वास से मांगते हैं हमारी मन्नत पूरी होती है। मैं भी जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि के लिए और भारत के लोगों के जो तरक्की के लिए कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो आने वाला वर्ष है वो पूरे विश्व के लिए तरक्की लेकर के आएगा, विश्व में शांति रहे, भारत आगे बढ़े, फिर से विश्व गुरु बने, इस प्रकार की कामना करता हूँ। मेरा ये सभी जम्मू वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं नए साल की बहुत बहुत। और हमारा ये कहना है कि जैसे कहीं भी जब हमारा नया साल स्टार्ट होता है, 2023 हुआ था, अभी 2024 हुआ है, तो हम जो पहला दिन होता है नए साल का, हम कोशिश करते हैं कि भगवान के दरबार में वो पहला दिन हम मनाएं। कई लोग मूवीज़ देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बट हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मंदिर में आए, भगवान के चरणों में हमारा जो पहला साल का जो पहला दिन है वो इनके चरणों में निकले। साध संगत जी, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2024 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੋ ਕੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज नए साल के पहले दिन ही शुरुआत जम्मू स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में शीश नवाकर की। उपराज्यपाल आज सुबह राजभवन से तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर प्रबंधन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर व अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग कई कदम उठा रहा है। सांबा जिले में भी बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद के चलते बाबा चमलियाल देवस्थान को पर्यटन विभाग ने अपने अधीन ले लिया है और इसके चलते अब इस देवस्थान की शक्लो सूरत बदली सी नजर आ रही है। पर्यटन विभाग ने यहां पर बड़े स्तर पर विकास कार्य पूरे कर लिए हैं और कई विकास कार्य अभी भी जारी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब से मतलब हमारा ये बाबा जी का दरबार टूरिज्म के अधीन आए, यहाँ पे काफी सारे काम हुए हैं, डेवलपमेंट काफी हो रही है। जैसे लंगर शेड बना है, पहले मतलब मेला होता था, मेले के दौरान यहाँ पे टेंट लगाए जाते थे, लेकिन अभी पक्के काम हो रहे हैं। जैसे लंगर शेड बना दिया गया है और शक्कर का जो पाउंड है काफी अच्छा बना दिया गया, डेकोरेट किया गया। मेले पे और भी डेकोरेट होता है। और यहाँ पे जून महीने के चौथे वीरवार को हर साल मेला लगता है। उस मेले में मतलब लाखों की तादाद से पब्लिक आती है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि इस दरबार में और भी ज्यादा काम हो, ताकि और पब्लिक बाहर से आए। जितना ज्यादा यहाँ का मतलब वो होगा, डेवलपमेंट होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आएंगे। क्योंकि एक तो यहाँ पे बॉर्डर है, लोग बॉर्डर देखने आते हैं, दूसरा बाबा जी का दरबार है और लोगों को मतलब दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट मिल जाएगा, ताकि दुनिया को अच्छा लगेगा और लोग बाहर जाके मैसेज देंगे कि हाँ वहाँ पे एक दरबार है, बहुत अच्छा है, उसको अच्छा काम हो रहा है। टूरिज्म हम यही चाहते हैं कि जितना टूरिज्म करवा रही है और ज्यादा करवाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट दरबार में है। जब से जय बाबा चामलियाल संस्थान टूरिज्म के अंडर आया है, हमारे एरिया में डेवलपमेंट की बशार हो चुकी है। रोड की बात करें, अगर बाबा चामलियाल की दरगाह के अंदर करें, जहाँ की जो तालाब है उसकी ब्यूटिफिकेशन हुई है। हमारे पास लंगर के लिए शेड नहीं था, हमें लंगर शेड बनाया गया और भी काफी सुविधाएं हमें अंदर पार्किंग के लिए काफी ज्यादा सहायता मिली है टूरिज्म की तरफ से। हम चाहते हैं कि बाहर से जितने भी यात्री आए यहाँ के इस बाबा चामलियाल के दरबार का जगह का आनंद लें, बॉर्डर का आनंद लें। और डेवलपमेंट की बुशार तो हुई है, हम ये भी चाहते हैं कि टूरिज्म की तरफ और डीसी सांबा से भी बहुत कोऑपरेटिव मिला हमें। अभी कुछ रोड्स बाकी हैं, जैसे रामगढ़ से असमपुर रोड जिसकी ब्लैक टॉपिंग पेंडिंग है 10 साल से। हम उस रोड के लिए पहले भी काफी बार बोल चुके हैं कि वो रोड की ब्लैक टॉपिंग होना चाहिए। और एक महाल शाह से जो रोड जा रहा है बाई नवी बस्ती, उस रोड की भी ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। और भी जितनी भी डेवलपमेंट पेंडिंग है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि लोग जितने भी लोग बाहर से आए उनको रास्ते में कोई परेशानी ना हो। नगरोटा ब्लॉक के अधीन आने वाले प्राचीन तालाबों और कुओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिनका रखरखाव अमृत सरोवर योजना के तहत किया जा रहा है। इन जल स्रोतों का पानी किसी समय पीने के भी लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मौजूदा समय में इनकी हालत बेहद बुरी है और अमृत सरोवर योजना इनकी हालत में सुधार लाने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। देखिए, हमारी अमृत सरोवर की स्कीम है जो हम एमजी नरेगा के तहत करते हैं, और काफ़ी जो तालाब और छपड़ियाँ जो पुराने पॉन्ड्स हैं उनको हमने टेकन अप भी किया है। इसमें कुछ जो हमारे हेरिटेज पॉन्ड है उन्हें भी हमने टेकन अप किया है। जैसे एथम में हमारा एक पॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है। इसके अलावा परगालता में भी है, जहाँ पर हमने वहाँ सोलर लाइट्स का भी प्रबंध कर दिया है कि वहाँ लग जाए, और वहाँ वॉकिंग पाथवे भी बनाया है।
उसके अलावा पंगाली और गोंडला में हमारा ये काम चल रहा है। एक हेरिटेज पॉन्ड है जिसे हम जल्दी ही लेने वाले हैं, वो बन टोल प्लाजा के पास है। उसके साथ जहाँ जहाँ से हमें सरकार की तरफ से तो ये साफ निर्देश है कि आप हर पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण करें या जो पहले बने हुए अमृत सरोवर हैं उनकी रिपेयर करें। तो जैसे जैसे हमें डिमांड्स आती जा रही हैं हम काम शुरू करते जा रहे हैं। वन टोल प्लाजा में अभी पानी भरा हुआ है तो हमने 1-2 बार बात भी की है। उसके आसपास की सफाई का काम हम अभी शुरू करवा चुके हैं, मगर जो पानी का जो स्तर है जब थोड़ा कम होता है तभी हम उसकी डिसिल्टिंग और बाकी काम शुरू कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये तालाब जो है जितने भी है ये दोबारा ओपन होने चाहिए ताकि लोग स्वच्छ जल इसमें मिले, माल मवेशी इसमें जल पी सके और ये पानी जो है हमारे यहाँ सिंचाई के लिए भी काम आ सके और नहाने धोने कपड़े धोने के भी। तो हमें ये तालाब दोबारा ओपन करने चाहिए क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि जो ये सरोवर है बनाने चाहिए, तालाब जो है वो बनाने चाहिए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।